हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। और बताइए क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छा हूँ। लगभग 2.5 महीने बाद हम लोग मिल रहे हैं और ये वीडियो अपलोड हो रहा है। आप लोगों के मन में चल रहा होगा 2.5 महीने से मैं कहाँ गायब था। तो मैं बता दूँ, ऐसा कोई बड़ा रीज़न नहीं है, कुछ खास रीज़न नहीं है जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। फ्रेंड सर्कल में कुछ शादियाँ थी 4-5, और फिर मैं घूमने चला गया साउथ। घूम कर आया, उसके बाद भी लगभग 10-15 दिन मैं बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया और कुछ नहीं। तो ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं था, बस यही सब था, घूमना, शादियाँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड, यही सब। तो काफ़ी आराम हो गया मेरा, इसलिए ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है जो कि अब लंबा चलेगा, 6 से 7 महीने तक चलेगा। इस सीरीज़ पर थोड़ी देर बाद लौटेंगे, उससे पहले उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अलग अलग एग्ज़ामों में सफलता पाई है, और इनमें भी खास करके उन्हें जिन्होंने रेलवे में सिलेक्शन लिया है ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। क्योंकि ग्रुप डी के विद्यार्थी जो है काफ़ी जुड़े हुए हैं ना इस चैनल से, इसलिए उनको तो और ढेरों सारी बधाइयाँ। और जिनका नहीं हुआ वो साथी भी दुखी ना हो। जो आपकी तैयारी करने की उम्र है, आप उसमें पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें। मैंने अक्सर देखा है जो स्टूडेंट हारते नहीं हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, भले ही देर सही लेकिन हो जाता है। और फिर भी मान लो नहीं हुआ, भगवान न करे ऐसा हो, मान लो नहीं हुआ तो क्या हो गया, ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती है। जीवन में बहुत कुछ होता है करने को, बिना सरकारी जॉब के भी जीवन में आप इतने सफल हो सकते हो कि फिर बोलोगे कि अच्छा हुआ सरकारी नौकरी नहीं हुई थी। लेकिन जो एक उम्र होती है पढ़ाई लिखाई करने की, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने की, उसमें तो आपको वही करना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो सरकारी नौकरी को लेते हैं फिर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि अन्य चीज़ों में वो इतने ज़्यादा सफल हो जाते हैं कि सरकारी नौकरी भी उनको छोटी लगने लगती है। तो इससे ये चीज़ साबित होता है ना कि सरकारी नौकरी हर कुछ नहीं होता है। सरकारी नौकरी के बाहर भी बहुत कुछ है जीवन में करने को, और आप कर सकते हैं। एक में नहीं हुआ तो दूसरे में सही, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में सही। आपका काम है मेहनत करते रहना है, संघर्ष करते रहना है, चाहे आप नौकरी के लिए करो चाहे किसी और चीज़ के लिए करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी का कुछ ना कुछ होता है, चाहे एग्ज़ाम की बात हो या किसी और फील्ड की बात हो। जो मेहनत नहीं करता है उसका कभी भी कुछ नहीं होता। इसलिए आपको संघर्ष करते रहना है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, ये आपने सुना होगा और ये सही भी है। हर फील्ड में संघर्ष है, तो इससे अगर आप भागने लग गए हैं तो फिर तो भागते ही रह जाओगे आप। इसलिए जब तक पढ़ाई लिखाई की उम्र है पढ़ते रहिए। पढ़ाई करनी है, नौकरी की तैयारी करनी है। नौकरी लग गई ठीक है, नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं है, जो हमने पढ़ा वो बेकार नहीं है, वो बेकार नहीं गया, वो कहीं से भी बेकार नहीं जाता। ये पढ़ाई लिखाई चीज़ ही ऐसी है, कभी व्यर्थ नहीं जाता है, हमेशा आपको किसी न किसी रूप में फ़ायदा ही पहुंचाता है। इसीलिए जिनका नहीं हुआ निराश ना हो, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। किसी न किसी मोड़ पर जाकर के आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। आपको मेहनत करना है, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप बस उसके प्रति ईमानदार रहिए। उस तैयारी के लिए जो डिमांड है वो डिमांड आपको पूरा करना है। तो आप अपने तैयारी के प्रति ईमानदार रहिए, अपना 100% दीजिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य पर निगाहें जमाए रखिए। इस सीरीज में मेरा टारगेट है 5000 जनरल साइंस MCQ करवाने का, और ये कंप्लीट होगा 6 से 7 महीने में। हर वीडियो में 25 सवाल होंगे विद एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स। एज इट इज़ जो आप वीडियो में देखने वाले हो PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए देखो यहाँ पर QR कोड है, या तो इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो या फिर नीचे ID दिया हुआ है उससे टाइप करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि PDF जो है इसी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो मुझे पता है इस सीरीज़ में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको PDF में एक्स्ट्रा फैक्ट्स, पॉइंट्स भी दूंगा और वो सब मैं खुद अपने हाथों से टाइप करूंगा। तो इन सब में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि मेरी उत्साह भी बनी रहे, मेरी ऊर्जा भी बनी रहे। इसके लिए आप सबको वीडियो को लाइक करते रहना है और शेयर करते रहना है। आपको बस यही करना है। जो मेहनत करनी है मुझे करनी है। सवाल मैं लिखूंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, फैक्ट्स मैं लिखूंगा, PDF तैयार करके मैं आपको दूंगा। आपको बस क्या करना है, अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, जहाँ भी, जिससे भी आप देख रहे हो वीडियो को, जहाँ भी आप स्टोर करना चाहते हो, एक सेपरेट फोल्डर बना लेना इस सीरीज़ के नाम से, और सारे PDF को वहाँ पर जमा करते रहना और टाइम टू टाइम जो है रिवाइज करते रहना। इतने सारे कंटेंट आपके पास हो जाएंगे ना कि मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम में सवाल आपसे छूटेगा। चाहे आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चांसेस है सवाल आपसे नहीं छूटेंगे। 5000 सवाल बहुत होते हैं, उसमें भी क्या रहेगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स रहेंगे। तो चांसेस कम है कि छूटेंगे,
अपने आप में इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा ना कि एक किताब छप सकती है। तो दोस्तों मेहनत तो मुझे करनी है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। क्योंकि वीडियो को जब आप लाइक्स देंगे तभी जाकर के मुझे लगेगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपको मज़ा आ रहा है देखने में, आप इंटरेस्टेड है। वरना मुझे लगेगा कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, आप इंटरेस्टेड नहीं है और मैं वीडियो डाले जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, ये सारे कंटेंट देने के लिए, तो आपको भी इतना तो ज़रूर करना बनता है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपने भाव व्यक्त कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा या जो कुछ भी आप कहना चाहो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस सीरीज के पहले सेट से क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है? होना चाहिए था श्याम श्वेत फोटोग्राफी, यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्न में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है और सिल्वर क्लोराइड का होता है, दोनों का होता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, याद रखिएगा सिल्वर क्लोराइड श्वेत रंग का ठोस है। जब सूर्य के प्रकाश में इसको रखा जाता है तो ये श्वेत रंग का था ना, ये धूसर रंग का हो जाता है क्योंकि ये टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक ऐसे ही सिल्वर ब्रोमाइड है, ये हल्के पीले रंग का ठोस होता है, सूर्य के प्रकाश में डालने पर ये सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। तो ये अभिक्रिया होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये कौन सी अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया है, या फिर बोल दो वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया याद रखिएगा, इसमें क्या होता है, एक अभिकारक होता है जो टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। इसे हम अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं या फिर वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ना ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा चाहे आप ऊष्मा के रूप में दे दो, चाहे प्रकाश के रूप में दे दो, चाहे विद्युत ऊर्जा के रूप में दे दो, लेकिन ऊर्जा देनी पड़ती है। तो सारी की सारी जो अपघटन अभिक्रिया होती है वो अपने आप में क्या है कि एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि वो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है या फिर बोल दो ऊर्जा देनी पड़ती है। निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है। इसमें बताना है कि जल के कितने अणु भाग लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु भाग लेंगे। ये असंतुलित है। जो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की जो रिएक्शन होती है, उसी का ये असंतुलित रूप है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का एक अणु, 6 ऑक्सीजन के अणु बाई प्रोडक्ट के रूप में, सह उत्पाद के रूप में, और जल के 6 अणु सह उत्पाद के रूप में। ये मुख्य उत्पाद होता है, ये दोनों तो सह उत्पाद होते हैं। तो जल के कितने अणु है? 12 है, जल के 12 है और कार्बन डाइऑक्साइड के 6 है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक होता है। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन होगा वास्तविक। तो ए भी सही है, बी भी सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों, ऑप्शन 3 जो है यहाँ पर सही है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस द्वारा, उत्तल दर्पण है, अवतल लेंस है ना, उत्तल दर्पण है ये और अवतल लेंस है ये, ऐसा जो होता है, इन दोनों के द्वारा हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 1986 में एड्स का पता सबसे पहली बार अमेरिका में चला था। 1986 में, सॉरी यहाँ पर 1981 होगा, यहाँ पर 1986 सही है। भारत में एड्स का पता चला चेन्नई में 1986 में, अमेरिका में 1981 में। एड्स HIV के कारण होता है। HIV जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
ये जो HIV है ना, ये है आपका रेट्रोवायरस और ये एक RNA वायरस है। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग के निपतन को रोकता है? वायु मार्ग कहने का मतलब श्वास नली। ये जो श्वास नली है इसी को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। निपतन यानी कि कोलैप्स हो जाना। तो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है, रोकता है। तो यह है उपास्थि वलय। यहाँ देखो, यह है श्वास नली, वायु मार्ग, इसी को विंड पाइप बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। और यहाँ पर देखो आपको दिखलाया गया है, ये सारे जो है ये वलय है, रिंग्स हैं। ये रिंग्स जो है ये उपास्थि के बने होते हैं। अस्थि, उपास्थि आपने सुना होगा, संयोजी उत्तक है 2 प्रकार के। ये उपास्थि के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं, इसीलिए इसे कार्टिलेजिनस रिंग कहा जाता है, उपास्थि वलय कहा जाता है। फिर ये ट्रैकिया जो है आगे चल करके श्वसनी में डिवाइड हो जाता है। श्वसनी में डिवाइड होने के बाद दोनों साइड से, दोनों फेफड़ों में ये प्रवेश करती है। उसके बाद श्वसनी आगे चल करके विभाजित होती है श्वसनिका में। फिर आखिरी में जाकर के मिलता है कुपिका कोश। ये कुपिका जो कि गुब्बारे जैसी संरचना है, यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों के अंदर गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? कुपिका में जाकर के होता है। इसी को अंग्रेजी में एल्विलाई बोलते हैं। एल्विलाई प्लूरल वर्ड है, एल्विलस सिंगुलर वर्ड है। ये पसलियाँ है। मानव शरीर में 24 पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। पसलियाँ हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करती है बाहरी आघात से, और हमारे फेफड़ों को भी प्रोटेक्ट करती है बाहरी आघात से। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपण करता है? ओम का नियम क्या है? V = I × में R। V यहाँ विभवांतर है, I है विद्युत धारा, R है प्रतिरोध। 1827 में जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम, आप केवल ओम याद रखें, इन्होंने एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार देखो, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के, याद रखिएगा धातु के तार है, क्योंकि ओम का नियम जो है सेमीकंडक्टर के केस में लागू नहीं होता है, अर्ध धातु या फिर अर्धचालक के केस में लागू नहीं होता है। तो एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, लेकिन तार का तापमान समान रहना चाहिए। इसी को ओम का नियम कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ले दे करके इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो V है और जो I है ये सीधा समानुपाती होते हैं। विभवांतर सीधा समानुपाती है विद्युत धारा के, यानी विद्युत धारा बढ़ाओगे विभवांतर बढ़ जाएगा, विभवांतर बढ़ाओगे विद्युत धारा बढ़ जाएगी। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, V/I बराबर नियतांक, और ये नियतांक ही प्रतिरोध कहलाता है। ये नियतांक ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। R एक नियतांक है, प्रतिरोध एक नियतांक है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वे अपने से प्रवाहित होने वाले आवेशों के प्रवाह विरोध करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वो अपने से होकर के आवेशों के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का SI मात्रक याद रखना है, ओम होता है, और इसे हम इससे डिनोट करते हैं। ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, इससे हम ओम को डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, V = IR। जब भी 2 भौतिक राशियों के बीच ये संबंध बनता है सीधा समानुपाती का, तो उनके बीच में ग्राफ जो है हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये V है, ये I है, ये I है, इनके बीच संबंध ये है। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है जो ओरिजिन से पास होती है, जो यहाँ से पास होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कभी पूछे कि ओम के नियम के अनुसार V और I के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तो आप बोलेंगे सरल रेखा। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई पड़ती है? ये जो यहाँ पर बारीक किरण दिखाई पड़ रही है, ये किसके कारण दिखाई पड़ रही है? तो ऐसा होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कई सारी भौतिक घटनाएं हैं जो होती है, हमें देखने को मिलती है, जैसे कि टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव का मतलब है प्रकाश का मार्ग दिख जाना। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना, नीला दिखना, बादलों का सफ़ेद दिखना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताप प्रतीत होना, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखना। ये सारी जो भौतिक घटनाएं हैं इसके पीछे कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग, प्रकाश का प्रकीर्णन कहने का मतलब है कि कणों से टकराने के बाद प्रकाश का फैल जाना। तो प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं, जैसे लाल है, ऑरेंज है, ये सब। यदि कणों का साइज बहुत अधिक है तो प्रकीर्णित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत हो सकता है। इसी के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। श्वसन के इनमें से
किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं पचने के बाद वो ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज बनने के बाद वो कोशिका में जाता है। कोशिका में जाने के बाद ये जो ग्लूकोज है सबसे पहले कोशिका द्रव्य में टूट जाता है पाइरूवेट में। इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो हर कोशिका में यही होता है, चाहे ईस्ट के अंदर हो चाहे हमारे बॉडी के अंदर हो। मान लीजिए ईस्ट के अंदर ऐसा हुआ है तो ईस्ट में क्या होगा, पाइरूवेट बनने के बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर थोड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ग्लूकोज से पाइरूवेट, पाइरूवेट से फिर एथेनॉल, इसका इस्तेमाल किया जाता है शराब बनाने में, बियर बनाने में। हमारी पेशी कोशिका में जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। उस समय ये पाइरूवेट टूट करके लैक्टिक अम्ल बनाता है। थोड़ी बहुत ऊर्जा यहाँ भी उत्पन्न होती है। लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। और जब ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है तो हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हमें चाहिए होता है ये ग्लूकोज से ये चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। यहाँ पर कम मात्रा में, यहाँ पर कम मात्रा में, लेकिन यहाँ पर भरपूर मात्रा में। और ये दोनों क्या है, सह उत्पाद है। तो एक्चुअल में तो ये चाहिए होता है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का अभाव होता है और हमारे पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण ही हमारे पेशियों में थकान होने लगता है, यानी हमारी पेशियाँ जो है थक जाती है लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा R = ρL/A। प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता गुने में लंबाई बटे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ से देखो, अगर लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर मोटाई यहाँ से कम है तो प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। तो तार को अत्यंत पतला बनाया गया, यानी कि मोटाई को कम किया गया है ताकि प्रतिरोध बढ़ जाए। लंबा बनाया गया है ताकि प्रतिरोध बढ़ जाए। तो उच्च प्रतिरोध हमारा यहाँ पर आंसर होगा। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है जिसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। यदि तार की लंबाई अधिक और मोटाई कम हो तब तार का प्रतिरोध उच्च होता है। यदि तार का प्रतिरोध उच्च हो तब यह ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन अधिक करता है। जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, प्रकाश का उत्सर्जन होगा। रासायनिक दृष्टि से विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन अथवा आर्गन गैस भरी होती है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश और अंतिम तत्व डैश है। पहला तत्व हाइड्रोजन और अंतिम तत्व था थोडियम। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया और 56वें तत्व थोडियम पर समाप्त किया। कितने तत्व थे उस समय? 56 तत्व थे। हाइड्रोजन से आरंभ किया, थोडियम पे खत्म किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। यही इनका अष्टक सिद्धांत था। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? तो ये है जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक। लाइकन को वायु प्रदूषण का एक अच्छा सूचक माना जाता है क्योंकि ये उन स्थानों पर नहीं उगते जहां वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लाइकन, कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध है। जीवाणु और कवक सड़े गले या मृत पदार्थों का अपघटन कर उसे नष्ट करते हैं, अतः इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। तो जीवाणु और जो कवक होते हैं ना, ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होते हैं। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। जिप्सम को गर्म करके रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। जिप्सम को गर्म किया गया, रासायनिक यौगिक X तैयार किया। यह सफ़ेद चूर्ण है। इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? X तैयार किया गया, X सफ़ेद चूर्ण है। यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह कुछ जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? सफ़ेद चूर्ण है। जो हम इसमें जल मिलाएंगे यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। तो जिप्सम को गर्म करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम पानी डालेंगे तो ये जिप्सम बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग
खिलौना बनाने में, सजावट का सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में किया जाता है। ये देख लो, ये जिप्सम का फॉर्मूला है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या डैश। अच्छा सवाल है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है और परमाणु त्रिज्या घटती है लिथियम से फ्लोरीन तक। देखो ये लिथियम है, ये फ्लोरीन है। जब हम ऐसे आएंगे ना, जब हम ऐसे चलेंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा क्योंकि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो कोशों की संख्या वही होती है, कोशों की संख्या वही होती है, लेकिन उसमें क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि नाभिकीय आवेश जो है ये बढ़ता है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा प्रोटॉन और आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा नाभिक में जो प्रोटॉन है उसके और संयोजी इलेक्ट्रॉन इनके बीच, तो त्रिज्या जो है छोटी हो जाएगी, परमाणु जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसीलिए लिथियम से फ्लोरीन तक जाने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो घटती है। वही जब हम समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ती है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है। आवर्त में कोश की संख्या जो है समान बनी रहती है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। जबकि समूह में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो कोशों की संख्या लगातार बढ़ती है। कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? देखो कार्य तो इसका लिपिड का संश्लेषण भी है और ये भी है, क्योंकि यहाँ पर यकृत कोशिकाओं के अंदर पूछा है तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतर्द्रव्यी जालिका है, ये दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका और खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। जो चिकनी होती है उन पे राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं, जिन पे राइबोसोम चिपके होते हैं उन्हें हम खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका बोलते हैं। क्योंकि राइबोसोम चिपके हैं ना, यहाँ पर देखो ये दिखलाया गया ना, ये देखो राइबोसोम है, इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम जो है चिपके हुए हैं तो ये रफ दिखते हैं। इधर देखो यहाँ पर नहीं चिपके हैं तो ये स्मूथ है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम यहाँ पर चिपका हुआ है तो इसका संबंध प्रोटीन से है। खुरदरी वाले का संबंध जो है प्रोटीन से है, तो यह प्रोटीन बनाने में सहायता करती है। जो चिकनी है वहाँ पर राइबोसोम नहीं है तो इसका संबंध प्रोटीन से नहीं होगा, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। यह वसा अथवा लिपिड बनाने का मुख्य स्थल है। यकृत कोशिकाओं में विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होगा? 14 का अंतर होता है। यौगिक की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है और अणु सूत्र में CH2 का अंतर होता है। किसी भी समजातीय श्रेणी में अणु द्रव्यमान बढ़ने पर यौगिक का क्वथनांक बढ़ता है, गलनांक भी बढ़ता है। जैसे यहाँ पर देखो ये एक समजातीय श्रेणी है, कोई सा भी दो आप लगातार सदस्य उठा लो, जैसे ये दो उठा लो और द्रव्यमान निकालो तो 14 का अंतर होगा, फार्मूला में CH2 का अंतर होगा। अगर आप इन दोनों को उठा लो सेम चीज़, द्रव्यमान में 14 का अंतर होगा, फार्मूला में CH2 का अंतर होगा। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे तब इसका मेल्टिंग पॉइंट लगातार बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी लगातार बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? टिन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, ये सही है। फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है यानी कि लाइव वायर से जोड़ा जाता है। 3 प्रकार के तार होते हैं हमारे घरों में, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। तो फ्यूज को जोड़ते हैं लाइव वायर के साथ जिसे हम लोग रेड कलर से दिखाते हैं। फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 यानी कि 1 और 2 सी ऑप्शन जो है सही होगा। फ्यूज तार लेड और टिन का मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च, गलनांक कम होता है। फ्यूज तार को युक्ति या विद्युन्मय तार को हम लोग लाल रंग से दिखाते हैं के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अर्थ वायर को ब्लैक से दिखाते हैं, न्यूट्रल को ग्रीन से दिखाते हैं। फ्यूज जूल का तापीय नियम या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव के नियम पर कार्य करता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज परिपथ तथा साधित्र को अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग के कारण होने वाली क्षति से बचाता है।
गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सत्य है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में, यह दर्पण पर अभिलंब होता है, ये सही है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है अगर आपतन बिंदु पोल हो जाए तो पोल मुख्य अक्ष पर होता है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित हो ये नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख लो, आपतन बिंदु ये है, मुख्य अक्ष पर तो नहीं है, ना ही यहाँ पर है। अगर पोल पर ऐसे आपतित हो जाए तो हो सकता है मुख्य अक्ष पर आपतन बिंदु, हमेशा हो जरूरी नहीं है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ का जो मिड पॉइंट है ये इसी को हम लोग पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोला का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे ये गोलीय दर्पण है, ये एक गोले का भाग था, ये एक गोले का भाग है। ये मान लो एक गोला हुआ करता था जिसे यहाँ से काट दिया गया। अब इस गोले का जो केंद्र था यही इस दर्पण का वक्रता केंद्र है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। यहाँ से जो एक सीधी रेखा गुजर रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो मुख्य अक्ष है दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है, यानी यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री का कोण बनता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे ये एक गोलीय दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य फोकस है, ये पोल है, सॉरी ये मुख्य अक्ष है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर ऐसे प्रकाश की किरण आती है मुख्य अक्ष के समानांतर तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के, या फिर बोल दो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के ये प्रकाश किरण जाती है उसी को मुख्य फोकस बोलते हैं। और यहीं पर अगर उत्तल दर्पण होता तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, एक आपतित प्रकाश किरण यहाँ देखो वक्रता केंद्र से गुजर रही है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। देखिए वक्रता केंद्र से होते हुए जब प्रकाश किरण आती है ना तो दर्पण पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जब भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो जिस रास्ते से प्रकाश किरण आती है उसी रास्ते से लौट जाती है। तो उनके बीच में, किनके बीच में? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। जैसे ऐसे प्रकाश किरण आई 90 डिग्री के एंगल पे तो ऐसे ही लौट जाती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण कितना? 0 डिग्री। वक्रता केंद्र से होते हुए आपतित प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, तो एंगल 0 डिग्री। क्लोड अल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। क्लोड अल्कली प्रोसेस में क्या होता है? नमक का घोल, नमक जल का घोल, इसी को हम लोग ब्राइन बोलते हैं, इंग्लिश में ब्राइन बोलते हैं। जब इससे इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाता है तो बनता है, देखो क्या सब, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक प्रबल क्षार है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और कैथोड के नीचे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है डैश कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भूमि का जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है, यानी भूमि के सतह पर जो जल होता है वो रिस करके भूमि में प्रवेश करता है, इसे हम लोग बोलते हैं अंतःस्यंदन यानी कि इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन ए हमारा राइट आंसर। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? तो ये होता है स्प्लिट रिंग, विभक्त वलय। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को उत्क्रमित कर देती है यानी कि उलट देती है, उसे हम लोग दिक् परिवर्तक या फिर कम्यूटेटर कहते हैं। विद्युत मोटर के केस में यहाँ पर देखो विभक्त वलय है ना, ये यही होता है कम्यूटेटर, यानी यही है जो इस परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाह हो रही है उसके दिशा को उलट देता है। तो विभक्त वलय जो है, स्प्लिट रिंग जो है विद्युत मोटर के केस में
कम्यूटेटर होता है, दिक् परिवर्तक होता है। एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन से कथन सही है? एक धारावाही परिनालिका के लिए इसका उपयोग मृदु लौह के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, ये सही है। यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, सही है। क्षेत्र रेखाएं सकेंद्री वृत्त होती है, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सी हमारा राइट आंसर। देखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्री वृत्त होती है कब? जब एक सीधी धारावाही चालक से विद्युत धारा प्रवाह हो, तब उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो सकेंद्री वृत्त होती है। ऐसे इस वाले केस में एक सीधी धारावाही चालक है, यानी एक चालक है सीधी, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है ना, वो ऐसे सकेंद्री वृत्त होती है। तो इसके लिए तो सही है, लेकिन धारावाही परिनालिका के लिए ये सही नहीं है। इसलिए हमारा जो सही आंसर है वो सी है, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। P क्या होगा, Q क्या होगा, R क्या होगा, S क्या होगा? क्या हुआ यहाँ पर? फेरस सल्फेट का अपघटन हुआ है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। ये एक अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पर हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ये तापीय अपघटन अभिक्रिया है और ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, गर्म करना पड़ता है। तो ये रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वियोजन अभिक्रिया है, जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या अधिक छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उससे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः वियोजन अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी होती है। जब फेरस सल्फेट को जोर से गर्म किया जाता है तो यह फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। यहाँ पर अब इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पर देखो 2 आयरन है, यहाँ पर एक ही आयरन है, तो हम यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, 2FeSO4। Q के स्थान पर अगर हम 1 डालें तो यहाँ पर Fe2O3 हो जाएगा, प्लस SO2SO3। काउंट करते हैं, यहाँ पर 2 आयरन है, यहाँ पर भी 2 आयरन है। सल्फर देखते हैं, यहाँ पर 2 सल्फर है, यहाँ पर भी 2 सल्फर है, एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ। ऑक्सीजन देखो 2 × में 4 यानी कि 8 ऑक्सीजन इधर है, इधर 3 3 2 5 5 और 3 8। तो ये बैलेंस्ड है। बस यहाँ पर P के स्थान पर 2 डालना है आपको, तो 2 1 1 1, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह है आपका ग्रीन विट्रियोल, हड़त होता है जिसे हम बोलते हैं। ये हड़त होता है, जब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो सबसे पहले ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम हीट करते रहेंगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएंगे। ये अभिक्रिया ही आपको यहाँ ऊपर में दी गई थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये ध्यान में रखिएगा। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हरे रंग का होता है, ये ग्रीन विट्रियोल है, हरत होता है। फेरस सल्फेट जो है ये वाइट कलर का होता है, और ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये लाल भूरे रंग का होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस अभिक्रिया में सल्फर के जलने की गंध आती है, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प सही है। जो एक पत्ती होती है, पत्ती के सबसे ऊपर वाले सरफेस पे, दोनों साइड से, ऊपर और नीचे, सबसे बाहर में जो आपको मिलेगा वो परत होती है एपिडर्मिस की। तो ये जो कोशिकाएं हैं, ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं। ये एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं। ये नीचे भी क्या है, एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं। तो ए जो है एपिडर्मिस है, बी भी एपिडर्मिस है, यानी कि ऊपरी अधिचर्म या फिर ऊपरी बाह्य त्वचा बोल दो, निचली बाह्य त्वचा। ये ऊपरी बाह्य त्वचा, ये निचली बाह्य त्वचा। तो ए और बी के बारे में आ जाओ। ए ऊपरी बाह्य त्वचा, ये ऑप्शन हो सकता है। ए ऊपरी बाह्य त्वचा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। बी निचली बाह्य त्वचा, तो बी निचली बाह्य त्वचा, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये सही हो सकता है। इसमें है मोमी क्यूटिकल, तो ये गलत हो जाएगा। मोमी क्यूटिकल सबसे ऊपर है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाया नहीं गया है। डी ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ई है। ई देखो क्या है, ई जो है ये है क्लोरोप्लास्ट। ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स हैं, और इनमें देखो बहुत सारी है क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसीलिए यहाँ पर पत्तियों में जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। तो इनमें क्लोरोप्लास्ट की संख्या अधिक होती है। ई जो है क्लोरोप्लास्ट है। ई देखो कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक ये यहाँ है,
और कहाँ है, यहाँ है, तो ये तो होगा नहीं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चीज़ मिला लेते हैं। ए ऊपरी अधिचर्म, बी निचली बाह्य त्वचा, सी रक्षक कोशिका। ये जो देखो ये है गार्ड सेल, ये है एपिडर्मल सेल्स, लेकिन एपिडर्मल सेल्स की ही कुछ कोशिकाएं जो है रूपांतरित हो जाती है गार्ड सेल में, जिसे हम लोग रक्षक कोशिका या फिर सुरक्षा कोशिका बोलते हैं। तो ये गार्ड सेल्स है, सी गार्ड सेल्स है, ठीक है। और डी है वायु अवकाश, जो इन कोशिकाओं के बीच में होती है। ये देख लो, इसी पार्ट को आपको यहाँ पर जूम करके दिखलाया गया है। तो ये याद रखिएगा, ऊपरी बाह्य त्वचा है, ये निचली बाह्य त्वचा है, और ऊपर में मोमी क्यूटिकल है, बीच में मीजोफिल सेल्स होते हैं। ये जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं इन्हीं को हम लोग मीजोफिल सेल्स बोलते हैं पत्तियों के अंदर। इनमें देखो बहुत सारी हरित लवक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है। ये वायु अवकाश है, बीच में खाली स्थान जो है, और ये द्वार कोशिका है, ये द्वार कोशिका, ये द्वार कोशिका, ये पूरा कहलाएगा स्टोमेटा, और ये स्टोमेटल पोर। गुरुत्वीय त्वरण को अंग्रेजी के किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं, स्मॉल जी। स्मॉल जी के बारे में आपको पता होगा, जो पृथ्वी का केंद्र होता है, जो पृथ्वी का केंद्र होता है, यहाँ पर जी का मान 0 होता है। देखो यहाँ पर दिखलाया गया है, ये त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। जब त्रिज्या 0 हो, यानी सेंटर पर, ये 6400 किलोमीटर, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6400 किलोमीटर। तो जब हम सेंटर पर होते हैं तो जी का मान देखो 0 है। जैसे जैसे हम सेंटर से जाते हैं सतह की तरफ, जी का मान बढ़ता है। देखो लगातार जी का मान जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सरफेस पे जाने के बाद जी का मान मैक्सिमम हो जाता है, और ये 9.8 होता है। सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जी का मान मैक्सिमम होता है। सतह पर भी कहाँ पर मैक्सिमम होता है? पोल पे मैक्सिमम होता है। अब हम सतह से ऊपर जाएंगे तो जी के मान में तेजी से कमी आती है। देख लो, जैसे ही हम सतह से ऊपर जाए, जैसे ही हम सतह से ऊपर जाए, 6400 किलोमीटर तक तो हम पहुंच चुके हैं सरफेस पे, ये 6400 किलोमीटर है। अब जैसे ही 6400 किलोमीटर से हम आगे बढ़ेंगे, यानी सतह से हम आगे बढ़ेंगे, तेजी के साथ जी के मान में कमी आती है। तो अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सतह है, तो जी का मान जो है ये मैक्सिमम होगा। जब हम नीचे जाएंगे तो भी जी के मान में कमी, ऊपर जाएंगे तो भी जी के मान में कमी। नीचे जाएंगे तो जी के मान में धीरे धीरे कमी आता है, लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं तो जी के मान में तेज़ी से कमी आता है, और सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता है। सरफेस पे भी कहाँ पे मैक्सिमम होगा? पोल पे मैक्सिमम होगा, इक्वेटर पे थोड़ा कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जाकर के इस सीरीज का पहला सेट कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अभी के अभी कर दे, अगर आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, सेट नंबर 2 में।